आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। बच्चों, पिछले क्लास में हमने जो क्लास 10 की जो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट है, जिसका नाम है कि लोकतंत्र है, जिसमें सत्ता की सरदारी की हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, उसी में हम लोग आज आगे पढ़ेंगे। इससे पिछले क्लास में हमने सरकार के बारे में पढ़ा था। सरकार के कितने अंग है, ठीक है, केंद्र में कौन सी है, राज्य में कौन सी है, सबका क्या क्या कार्य है, इस सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो आज की जो बात है उसी का जो आगे टॉपिक है कि भारत में सामाजिक विभाजन का आधार। इसी के बाद अदर टॉपिक भी पढ़ेंगे। अभी फिलहाल मैं इस टॉपिक की शुरुआत करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए आइए, देखेंगे कि भारत में जो सामाजिक विभाजन है उसका क्या क्या आधार हो सकता है। तो आप ध्यान से समझिए। देखिए, इसका कई आधार हो सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आपको समझना है कौन कौन है। तो आपको ध्यान दीजिए, यह देखिए, आप सामाजिक विभाजन का क्या आधार हो सकता है। भाषा हो सकता है, तो लिखेंगे सामाजिक विभाजन का आधार क्या है, तो भाषा है। क्या है, भाषा। भाषा हो गया, ठीक है। जाति भी हो सकता है, तो आप लिखिए जाति। जाति भी इसका आधार है। आगे क्या हो सकता है, तो आगे धर्म हो सकता है, तो लिखेंगे धर्म। क्या होगा, धर्म होगा। लिंग होगा, संस्कृति होगा। क्या क्या होगा, जाति, धर्म, भाषा, लिंग, संस्कृति। ये जो है सामाजिक विभाजन के मुख्य आधार है। आपको क्या करना है, ध्यान से इसको लिखना है। और इसमें हम लोग और भी जोड़ सकते हैं। जैसे सामाजिक विभाजन कैसे हो सकता है, तो क्षेत्र के आधार पर भी हो सकता है। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की जगह, तो लिखेंगे हम लोग क्षेत्र भी इसका जो आधार है ये भी होगा। ठीक है, तो आप लिख लीजिए क्षेत्र। ठीक, तो इतना आप समझ गए कि सामाजिक विभाजन का क्या क्या आधार है। सबसे पहले भाषा है, भाषा के साथ जाति है, जाति धर्म, लिंग, संस्कृति, क्षेत्र। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले स्लाइड में हम लोग पढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है इसका, जो जन्म पर आधारित सामाजिक विभाजन क्या होता है। जन्म पर आधारित सामाजिक विभाजन क्या होता है, देखिए, जन्म पर आधारित सामाजिक विभाजन लिखिएगा, जन्म पर आधारित सामाजिक विभाजन, सामाजिक विभाजन। ठीक है, आपको क्या करना है, ध्यान से समझना है। ठीक है जी, ठीक है। आपको क्या करना है, अब इसके बारे में पढ़ना है। आज आज हम लोग छोटे छोटे टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। इसमें आगे है जन्म पर आधारित सामाजिक विभाजन क्या होता है। तो क्या होता है, जो सामाजिक विभाजन जन्म का परिणाम हो वही क्या होता है, क्या होता है, सामाजिक विभाजन होता है। तो आपको लिखना है जो सामाजिक विभाजन, क्या लिखना है, लिखिए जो सामाजिक विभाजन, जो सामाजिक विभाजन जो सामाजिक
विभाजन जन्म पर का परिणाम, जन्म का परिणाम हो, उसे जन्म आधारित सामाजिक विभाजन कहते हैं। उसे जन्म आधारित जन्म आधारित उसे जन्म आधारित सामाजिक विभाजन कहा जाता है। ठीक है, वैसा सामाजिक विभाजन जो जन्म का परिणाम हो तो उसे हम लोग जन्म आधारित सामाजिक विभाजन के नाम से जानते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, आप लिखिए। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल में हम लोग बात करते हैं। इसका एग्जाम्पल की जब भी बात करेंगे तो क्या होगा, जैसे कि जन्म आधारित क्या क्या हो सकता है, काला हो सकता है, कोई आदमी काला है, कोई आदमी गोरा है, तो लिखेंगे यहाँ पर काला, यानी रंग का आधार हो गया यहाँ पर काला, काला गोरा। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, और हो सकता है लंबा नाटा। ठीक है, आप क्या हो सकता है, लंबा, जैसे कोई जिसका हाइट ज्यादा है, किसी का हाइट कम है, नाटा है वो आदमी। तो इस प्रकार से जो सामाजिक विभाजन है वो जन्म पर क्या है, तो जन्म का परिणाम हो वही क्या कहलाता है, वही सामाजिक यानी जन्म के आधारित सामाजिक विभाजन कहलाता है। इसका मैंने एग्जाम्पल देखा, एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि कोई काला आदमी, कोई गोरा आदमी है, कोई लंबा है, कोई नाटा है, तो ये इस प्रकार से ये सामाजिक विभाजन है। चलिए हम लोग अगले टॉपिक पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है इस चैप्टर में, तो नेक्स्ट टॉपिक का नाम है लोकतंत्र में क्या होता है, द्वंद्व। लोकतंत्र में क्या है टॉपिक का नाम, लोकतंत्र में द्वंद्व की बात हम लोग करते हैं। लिखेंगे लोकतंत्र में द्वंद्व, लोकतंत्र में द्वंद्व। ठीक है, लोकतंत्र में द्वंद्व की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखेंगे कि लोकतंत्र में द्वंद्व क्या है। देखिए कि लोकतंत्र समानता पर आधारित शासन व्यवस्था है। देखिए क्या होता है कि लोकतंत्र आप जानते हैं कि एक समानता के एक शासन व्यवस्था है, लेकिन इसमें कई लोग ऐसे होते हैं जो लोकतंत्र को तो मानते हैं लेकिन उसका पालन नहीं कर सकते। क्या करते हैं, उसका कोई ना कोई जो होता है वो छुआछूत की भावना, चाहे ऊंच नीच की भावना, ये बात कहते ही रहते हैं। ठीक है, तो आप लिखिएगा लोकतंत्र समानता पर आधारित शासन व्यवस्था, आप जानते ही है। लिखिए लोकतंत्र, एक मिनट रुकिए, ये आप लिखिएगा ओहो छोड़िए इसको, हटाइए, दूसरा ही पेन ले लेता हूं। लिखिएगा लोकतंत्र, लोकतंत्र समानता पर आधारित, समानता पर आधारित
शासन व्यवस्था है, शासन व्यवस्था है, ठीक है। परंतु विभिन्न लोकतांत्रिक पद्धतियों में क्या होता है, परंतु लिखिएगा, परंतु विभिन्न लोकतांत्रिक परंतु विभिन्न लोकतांत्रिक पद्धतियों में विरोधाभास, पद्धतियों, एक मिनट, लोकतांत्रिक पद्धतियों में विरोधाभास, विरोधाभास के कई उदाहरण मिलते हैं, कई उदाहरण मिले हैं। कई उदाहरण मिले हैं। जिसे हम लोग लोकतंत्र में द्वंद्व कहा जाता है। क्या होता है? लोकतंत्र के द्वंद्व कहते हैं हम लोग। लोकतंत्र में द्वंद्व, जिसे हम सब लिखेगा, जिसे हम सब लोकतंत्र में द्वंद्व कहते हैं, द्वंद्व कहते हैं, ठीक है। तो आप एक बार फिर से समझिए कि लोकतंत्र में द्वंद्व क्या है। लोकतंत्र समानता पर आधारित शासन व्यवस्था है, समझ रहे हैं। लेकिन विभिन्न लोकतांत्रिक पद्धतियों में लोकतंत्र के विरोधाभास के कई उदाहरण मिले हैं, जिसे हम लोग लोकतंत्र में द्वंद्व कहते हैं। आशा है आपको समझ आया होगा। हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो अगले टॉपिक का नाम है रंग भेद या फिर नस्ल भेद। रंग भेद या फिर नस्ल भेद की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। लिखिए आगे, रंग भेद, रंग भेद बोलिए या फिर नस्ल भेद बोलिए, नस्ल भेद ये क्या होती है। तो रंग भेद और नस्ल भेद क्या होती है आपको समझना है, ठीक है। देखिए रंग भेद और नस्ल भेद क्या है, समझिए क्या होता है। देखिए चमड़ी के जो रंग होता है उसके आधार पर जो भेदभाव किया जाता है वही नस्ल भेद या फिर रंग भेद के नाम से जानते हैं। तो आप लिखिएगा कि चमड़ी के रंग के आधार पर भेदभाव करना क्या है, नस्ल भेद है या फिर रंग भेद है। लिखिएगा चमड़ी के रंग के आधार पर भेदभाव करना
नस्ल भेद या रंग भेद कहलाता है। क्या समझे? रंग भेद क्या है या फिर नस्ल भेद क्या है? नस्ल भेद तो चमड़ी के रंग के आधार पर भेदभाव करना नस्ल भेद या रंग भेद के नाम से जानते हैं। मान लीजिए कोई गोरा है, कोई काला है, तो गोरा लोग वाला क्या करेगा, से इस जो काली है मतलब कि काला जो चमड़ी है जिसका, उसमें भेदभाव करेगा। वो कहेगा आप हमसे दूर रहो, आप काला हो। तो इस प्रकार का जो भेदभाव किया जाता है तो उसको हम लोग नस्ल भेद कहते हैं या फिर रंग भेद कहते हैं। चलिए हम लोग अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है, उसका नाम है वर्ण। वर्ण क्या होता है? चलिए लिखिए, वर्ण क्या होता है आपको लिखना है। वर्ण क्या होता है लिखिए, वर्ण क्या होता है आपको लिखना है, लिखिएगा। वर्ण क्या होता है? चलिए देखिएगा, वर्ण क्या होता है। तो ये फिर क्या है? जाति का एक समुदाय है। क्या है? जाति का एक क्या है? समुदाय है। जाति का क्या है? एक समुदाय है। उसको क्या कहते हैं? या फिर समुदाय मतलब क्या होता है समझ सकते हैं, समूह को हम कह सकते हैं। यानी जातियों का समूह जो था पहले के जमाना में, उसे हम लोग वर्ण कहते थे। आपको लिखना है जाति के समूह को वर्ण कहा जाता है। वर्ण कहा तो आप समझ गए कि वर्ण क्या है। तो जातीय को समूह को हम लोग वर्ण कहते हैं। अब हम जानेंगे कि वर्ण कितने प्रकार के थे। वर्ण तो थे लेकिन कितने प्रकार के थे, तो हम जानेंगे कि वर्ण 4 प्रकार के थे। कितने? वर्ण 4 प्रकार के थे। वर्ण कितने प्रकार के थे? तो वर्ण जो है ये 4 तरह के थे। वर्ण कितने तरह के थे? 4 तरह के थे वर्ण। कितने तरह के? 4 तरह के वर्ण थे। आपको याद रखना है। देखिए वर्ण कितने तरह के थे? 4 तरह के। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कौन कौन है। तो वर्ण में सबसे पहला कौन है? तो सबसे पहला जो आएगा वो है ब्राह्मण। कौन है? ब्राह्मण के नाम आप सुने हैं ना। ब्राह्मण जो है ये सबसे पहला वर्ण है। ब्राह्मण जो है सबसे पहला क्या है? वर्ण है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो इसके बाद जो वर्ण आया उसका नाम है क्षत्रिय। क्या है? क्षत्रिय है। ठीक है, क्षत्रिय। उसके बाद जो वर्ण है उसका नाम है वैश्य। क्या है? वैश्य। क्या है? वैश्य। वैश्य है, वैश्य। ठीक है। इसका जो चौथा है, चौथा जो वर्ण है, हम अभी बताया है वर्ण कितना है। तो वर्ण की संख्या कितनी है आपको याद रखना है, 4 है। वर्ण की संख्या कितनी है? 4। जिसमें लास्ट वाला है जिसको हम लोग शूद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? शूद्र के नाम से जानते हैं। अब हमको समझना है कि इन चारों का क्या क्या कार्य था। ब्राह्मण के क्या कार्य था, क्षत्रिय के क्या कार्य था, वैश्य के क्या कार्य था और शूद्र के क्या कार्य था। तो आपको पता होगा कि ब्राह्मण का कार्य क्या होता है। ब्राह्मण के कार्य क्या होता है? ब्राह्मण के कार्य होता है पूजा कराना। क्या होता है? पूजा कराना। तो लिखेंगे पूजा पाठ कराना। पूजा पाठ कराना किसका काम है? ब्राह्मण का। तो क्या होगा इसमें? ब्राह्मण आ गया। अब इसमें जब क्षत्रिय काम है तो क्या करता है? युद्ध करना ही इनका परम लक्ष्य है और यही इनका पेशा है। ठीक है, तो ये क्या है? युद्ध करना। युद्ध, युद्ध करना ही क्या है? इनका पेशा है। ठीक है। अब वैश्य के क्या कार्य है? तो ये कृषि करेंगे, ये पशुपालन। वैसे ये क्या कार्य है? ये कृषि करेंगे, पशुपालन करेंगे, यही इन सबका कार्य है। देखिए लिखिएगा कृषि, कृषि करना। एक मिनट, कृषि करना
पशुपालन, ठीक है, ये हो गया वैसे के कार्य। और जो लास्ट में है ये सॉरी शूद्र है, आप गलत मत समझिएगा, ये क्या है शूद्र, शूद्र है, शूद्र, शूद्र है। देखिए थोड़ा हो गया है मिस्टेक, शूद्र, शूद्र, आशा है आप समझ गए होंगे। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे इन चारों के कार्य के बारे में। तो शूद्र के जो भी कार्य है ये तीनों का सेवा करना, ये तीनों जो ऊपर है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्र मतलब कि शूद्र क्या करेगा, ये तीनों के क्या करेगा, सेवा करेगा। क्या करेगा, सेवा। तीनों वर्णों का, तीनों वर्णों का, ये जो है तीनों वर्णों का, इसका, 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 ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये तीनों का जो कार्य होगा यानी कोई भी काम होगा तो ये करेगा, यानी इस सेवा के कार्य करेगा। आशा है आप लोग इन वर्णों के बारे में समझ गए होंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला टॉपिक क्या है, अत्यंज। अत्यंज क्या होता है तो आप समझिए, टॉपिक का नाम है अत्यंज। अत्यंज, अत्यंज है ना, अंत्यज है, अंत्यज सॉरी, अंत्यज। अंत्यज क्या होता है, देखिए अंत्यज क्या होता है, अंत्यज क्या होता है, जो वर्ण व्यवस्था में, जो वर्ण व्यवस्था में सबसे निचले पद क्रम पर हो वही अत्यंज कहलाता है। अंत्यज, ठीक है, जो वर्ण व्यवस्था में सबसे निचले पायदान पर हो वही क्या कहलाता है, अत्यंज या फिर अंत्यज कहलाता है। तो आप लिखेंगे वर्ण के निचले पदक्रम पर उपस्थित जातियां, क्या लिखिएगा, लिखिएगा क्या, लिखिए वर्ण के निचले, वर्ण के निचले पदक्रम पर उपस्थित उपस्थित जातियां, उपस्थित जातियां क्या कहलाती है, अंत्यज कहलाती है, अंत्यज कहलाती है, कहलाती है। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि जो वर्ण के सबसे निचले क्रम था, एक बार और समझिए कि वर्ण के निचले पद क्रम पर उपस्थित जातियां अंत्यज कहलाती है। तो अभी आपने पढ़ा है कि वर्ण कितने प्रकार का था, चार। ये सबसे फर्स्ट पर कौन था, ब्राह्मण, सेकेंड पर कौन था, क्षत्रिय, थर्ड पर कौन था, वैश्य, और फोर्थ पर यानी सबसे लास्ट में कौन था, शूद्र था। अर्थात कहने का इसका मतलब यही हुआ कि शूद्र को ही हम लोग क्या कहते हैं, अंत्यज कहते हैं। किसको कहते हैं, शूद्र को ही क्या कहते हैं, अंत्यज कहते हैं। यानी शूद्र ही क्या है, अंत्यज है। लिखेंगे यानी शूद्र ही अंत्यज कहलाया, अंत्यज कहलाया। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि अंत्यज किसको कहते हैं, तो जो शूद्र को ही हम लोग अंत्यज के नाम से जानते हैं। अगला जो इसका पार्ट है, सॉरी अगला जो टॉपिक है, जातिगत व्यवस्था। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, जातिगत व्यवस्था के बारे में पढ़ने वाले हैं। लिखेंगे जातिगत व्यवस्था क्या होता है, जातिगत व्यवस्था,
जातिगत व्यवस्था। चलिए हम लोग इसके बारे में आप पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए इसको ऊपर ले जाते हैं, टॉपिक है ना। हम लोग पढ़ेंगे जातिगत व्यवस्था क्या है। तो आप समझ रहे हैं कि क्या करना होगा। देखिए, एक वर्ण में कई सामुदायिक व्यवस्था होती थी जिसे हम लोग क्या कहते थे, जातिगत व्यवस्था कहते हैं। क्या हमने क्या कहा इससे पहले कि हम लोग जातियों के समूह को वर्ण कहते हैं। वर्ण 4 प्रकार के थे। तो उसी आधार पर क्या जातिगत व्यवस्था क्या हुआ कि प्रत्येक वर्ण में अपनी अपनी कई जातियां थी। तो उसी व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, जातिगत व्यवस्था कहते हैं। यानी एक वर्ण में कितना समुदाय था, ठीक है, तो उसी समुदाय को हम लोग क्या कहते हैं, जातिगत व्यवस्था के नाम से जानते हैं। तो हम लिखेंगे कि एक वर्ण में कई समुदाय की व्यवस्था होती है। एक वर्ण में, चलिए लिखिए, एक वर्ण में कई सामुदायिक व्यवस्था होती, कई सामुदायिक व्यवस्था होती है। व्यवस्था होती है जिसे जातिगत व्यवस्था, जिसे जातिगत व्यवस्था कहा जाता है। तो हम लोग पढ़े कि जातिगत व्यवस्था क्या है। तो दोस्तों, जातिगत व्यवस्था एक वर्ण में कई सामुदायिक व्यवस्था होती थी। हम उसी व्यवस्था को जातिगत व्यवस्था कहते हैं। तो आशा है आप लोगों को आज की क्लास समझ आया होगा। तो इस तरह से आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है और आपसे आशा है फिर से कि आप अच्छे से मन लगाकर पढ़िए, हंसते रहिए, हमेशा पढ़ते रहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।